Good morning, dear students. Today I am going to discuss with you lecture 8 of unit 1st. This is the last lecture of the chapter. In this lecture, we will discuss about balancing of chemical equations, hit and trial method, which is known as trial and error methods also for balancing the chemical equation. Then some examples of reaction which are being balanced by hit and trial method, then partial equation method, and some examples of balancing the equation by this method, then stoichiometry of chemical reactions, and numerical problem based upon stoichiometry. And the last topic is limiting reactant and excess reactant. So let us take one by one. First of all, balancing of chemical equation. So what is balancing? Balancing of a chemical equation means making the number of atoms of each element equal on both sides of the equation. ठीक है, किसी भी chemical equation में जो आपके different elements हैं, ठीक है, उनके एटम्स को इक्वेशन के दोनों तरफ बराबर करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, दोनों तरफ बराबर करने हमने नंबर ऑफ एटम किसी भी एलिमेंट के जो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे रिएक्शन के और राइट हैंड साइड पे होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिनमें से जो कॉमन मेथड आपने लोअर क्लासेस में भी किया होगा वो है हिट एंड ट्रायल मेथड, और इसको ट्राई अगेन मेथड भी बोल देते हैं या ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड में जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उसको नंबर ऑफ इक्वेशंस में हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर हर एक इक्वेशन को अलग अलग से हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं और फाइनली उन इक्वेशंस को ऐड करके फाइनल इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये दो मेथड हम जो हैं इस चैप्टर में करने वाले हैं। इसके अलावा दो मेथड और हैं, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, नेक्स्ट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ये हम दोनों मेथड चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन आएंगे तो वहां पे ये चीजें हम करने वाले हैं। तो ये दो मेथड हम वहां पे करेंगे, पहले दो हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड इज हिट एंड ट्रायल मेथड। ये सिंपलेस्ट मेथड है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, और इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारी केमिकल इक्वेशन इस मेथड के द्वारा बैलेंस हो जाती हैं। मींस मेनी केमिकल इक्वेशन दे कैन बी बैलेंस्ड बाय दिस मेथड। तो सिंपलेस्ट मेथड है। अब इसमें डिफरेंट स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं उनको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है, हमने क्या करना है? सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के करेक्ट फॉर्मूला लिखने हैं। ठीक है, मीन जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो रिएक्टेंट तो आपको पता है, रिएक्टेंट वो होते हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। ठीक है, और बीच में एरो लगाया जाता है और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है? जब भी आप इक्वेशन लिखें सबसे पहले रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या लिखें? करेक्ट फॉर्मूला लिखें। ठीक है, और जो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में प्लस का साइन लगाएं, और जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके पास आ रहे हैं उनके बीच में भी प्लस का साइन लगाएं। ठीक है, और दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या लगाना है? एक एरो लगाना है। एरो आपका कहां से होगा? रिएक्टेंट्स की तरफ से प्रोडक्ट साइड को पॉइंट आउट होगा। ठीक है, तो ये आगे आप इक्वेशन करेंगे वहां पे पता लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो इक्वेशन हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड स्केलेटन इक्वेशन। उस इक्वेशन को स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द स्केलेटन इक्वेशन।
सेकंड स्टेप में अब उसको बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग में क्या करते हैं हम, पहला तरीका है सिलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला, जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है उसको सिलेक्ट करते हैं स्केलेटन इक्वेशन में, और उसमें जो नंबर ऑफ एटम हर एलिमेंट के हैं, ठीक है, उनको दोनों तरफ बैलेंस करते हैं बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, उनको बैलेंस कर लेते हैं। तो एक तरीका तो यह है कि सबसे बड़ा फॉर्मूला सिलेक्ट करें और उस फॉर्मूला में जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को दोनों तरफ हम बैलेंस कर लें बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन। या फिर दूसरा तरीका यह है कि क्या करना है, उस एलिमेंट के एटम को बैलेंस करना है जो सबसे कम बार आ रहा है, मींस दोनों तरफ की इक्वेशन में देखेंगे कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे कम बार आ रहा है, पहले उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऐसे एलिमेंट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आते हों वो सबसे लास्ट में बैलेंस किए जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला आपने स्टेप ले लिया, मींस आपने क्या किया, बिगेस्ट फॉर्मूला सेलेक्ट किया और उसमें प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम दोनों तरफ इक्वलाइज कर दिए, या फिर वो एलिमेंट पकड़ा जो सबसे कम बार आ रहा है इक्वेशन में और उस एलिमेंट के एटम्स को पहले बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप आ गया आपका। नेक्स्ट जो है आपका एक तरीका हम और अडॉप्ट करते हैं कि जब किसी इक्वेशन में कोई एलिमेंट्री गैस आ रही हो, एलिमेंट्री गैस मींस डायटोमिक गैसेस आपने पढ़ी हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। डायटोमिक तो समझ रहे हो ना, दो एटम से मिलके बनती हैं, H2O2 Cl2 N2, ठीक है। अगर ये गैसेस कहता है रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में आ रही हैं कहीं पे, तो ऐसी इक्वेशन को इजीली बैलेंस करने के लिए हम इनको क्या करते हैं, इन गैसेस को एटॉमिक स्टेट में लिख देते हैं। एटॉमिक स्टेट में मींस O2 की जगह O लिख देंगे, ठीक है, N2 की जगह N लिख देंगे, उसी तरह से H2 की जगह H लिख देंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्री स्टेट में लेके फिर इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ओके। फिर जो बैलेंस्ड एटॉमिक इक्वेशन हमें मिलती है उसको मॉलिक्यूलर बनाने के लिए पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सिंपल आपका एक बात है। तो जब भी कोई एलिमेंट्री गैस आए तो एट दैट टाइम क्या करना है, आपने जो एलिमेंट्री गैस है उसको एटॉमिक फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। फिर उस एटॉमिक इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है, ठीक है। और लास्ट स्टेप में उस इक्वेशन को मॉलिक्यूलर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगी बात। फर्स्ट एग्जांपल है मैग्नेटिक ऑक्साइड, इसको मैग्नेटाइट भी हम बोलते हैं, Fe3O4 फॉर्मूला है इसका। मैग्नेटाइट आयरन का ये ऑक्साइड है, ठीक है। तो मैग्नेटाइट जब आपका हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाता है तो ये रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होके आयरन मीन आपको लोहा मिलेगा एंड वाटर पानी बना के देता है, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें, ठीक है। तो मैग्नेटिक ऑक्साइड व्हेन हीटेड विद हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड टू आयरन एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो ये देखें इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने स्केलेटन इक्वेशन लिखी। स्केलेटन इक्वेशन में Fe3O4 किसके साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन के साथ, क्या मिला, फेरस प्लस वाटर, ठीक है। इस इक्वेशन में देखिए हाइड्रोजन एक एलिमेंट्री गैस है, ओके। तो क्या करेंगे, इसको हम एटॉमिक स्टेट में लिख लेंगे, ओके। एटॉमिक स्टेट में लिखेंगे तो इक्वेशन बन गई Fe3O4 प्लस H गिविंग यू फेरस प्लस वाटर, ठीक है। ये आपकी आगे क्या एलिमेंट्री स्टेट में इक्वेशन, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे। बिगेस्ट फॉर्मूला देखें कौन सा है, Fe3O4 है, ठीक है। तो जब आप बैलेंस करने लगेंगे तो सबसे पहले किसके एटम बैलेंस करेंगे, फेरस के, उसके बाद ऑक्सीजन के और उसके बाद हाइड्रोजन के। ये आपका ऑर्डर ऑफ बैलेंसिंग आ गया। तो देखो नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन को दोनों साइड बैलेंस करने के लिए क्या करना है, हमने फेरस को 3 से मल्टीप्लाई किया। यहां देखेंगे क्यों,
यहाँ पे फेरस 3 है। ओके, तो इस तरफ इसको इक्वल करने के लिए क्या कर दिया, 3 फेरस कर दिया। ऑक्सीजन इससे बाद में आपने बैलेंस करनी है, हाइड्रोजन इससे बाद में बैलेंस करनी है। ठीक है, अब देखो फेरस बैलेंस हो गया दोनों तरफ, अगला एलिमेंट ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं, 4, और उस तरफ कितने हैं, 1, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4। ओके, सो 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, क्लियर हो गया। अब बच गई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगले स्टेप में हमने बैलेंस करना है। कैसे, देखो हमारे पास राइट हैंड साइड पे 8 एटम है, 4 इंटू 2 कितने हुए, 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे केवल 1 है। ओके, तो क्या करेंगे, इसको इक्वलाइज करने के लिए हाइड्रोजन एटम को क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ इक्वेशन को किस में बदल देंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 2। ओके, ये हो गया 8। तो दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गई अब ये है, पहले कैसे ली थी हमने, एटॉमिक फॉर्म में। ओके, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एसिटाइलिन बर्न करती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और बर्न करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है, इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ये आपका स्केलेटन इक्वेशन है। एसिटाइलिन आपको पता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं हम C2H2। ठीक है, IUPAC नेम इसका है इथाइन, ETHYNE, इथाइन। इस कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, C2H2, दिस इज एसिटाइलिन और इथाइन। ओके, और ये जो गैस है ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट में भी इस्तेमाल की जाती है। ये किसकी, ये भी आपने यूज पढ़ा होगा शायद लोअर क्लासेस में। एसिटाइलिन को हम कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन पानी के साथ करवा के बनाते हैं। ठीक है, और यही गैस आपकी गैस वेल्डिंग में भी यूज होती है। ओके, तो ये एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है, एंड ऑफ कोर्स काफी सारी हीट इसमें आपको मिलेगी, जनरेट होगी। तो इस इक्वेशन को अब हम बैलेंस करेंगे। तो इसको पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन क्योंकि किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो इसको किस फॉर्म में ले जाएंगे, एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, तो एलिमेंट्री फॉर्म में इसको हम लेके गए। अब देखो एलिमेंट को हमने बैलेंस करना है, तो पहले कार्बन करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बराबर करने के लिए क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उधर 2 थे तो इधर 2, कार्बन 2 हो गए। ओके, अब हाइड्रोजन एटम इधर देखें 2 हैं और इधर भी कितने हैं, 2 हैं। लेकिन ऑक्सीजन के एटम आप देखो इधर कितने हैं, 5, 2 गुणा 2 कितना हो गया, 5। ये मल्टीप्लाई हो रहा है आगे को, है पूरे फॉर्मूला को, तो 2 इंटू 2 हो गया 4 ऑक्सीजन और प्लस ये 5 ऑक्सीजन। ठीक है, तो 5 एटम ऑफ ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड पे, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, 1। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे इस ऑक्सीजन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अब इस एटॉमिक इक्वेशन को मॉलिक्यूलर बनाने के लिए क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 5 O2 बार आ गया, 10 हो गए, 4 CO2, 2 इंटू 2 4 हो गया, और 2H2। ठीक है, तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम का नाइट्राइड एक है, ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और अमोनिया गैस निकलती है। ठीक है, हर एक कंपाउंड का मैं नाम बता रहा हूं आपको। मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट विद वाटर गिविंग यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। ओके, इसको अब आपने बैलेंस करना है। तो इस इक्वेशन में देखो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट फॉर्मूला देखेंगे। तो लार्जेस्ट फॉर्मूला किसका है, Mg3N2 का। ठीक है, और इसमें जो वेरियस एलिमेंट है उनको किस ऑर्डर में बैलेंस करना है, पहले मैग्नीशियम बैलेंस करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन, और लास्ट में कौन सी, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन आपकी सबसे अंत में आएगी। ठीक है, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, देखो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम दोनों साइड बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे,
MgOH को, ठीक है, ये जो MgOH ट्वाइस है इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, ठीक है। तो इक्वेशन बनी Mg3N2 प्लस H2O 3MgOH, ये आया आपका 3, मैग्नीशियम बराबर कर दिया हमने, ठीक है। अब नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, तो नाइट्रोजन इधर 2 है इधर 1 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यू हैव 2 अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपके देखो कितने हैं, 3 इंटू 2 कितने हो गए 6, और यहाँ कितने हैं 3 इंटू 2 6, ठीक है। तो 6 और 6 12 है, और इस तरफ अगर आप देखें तो ऑक्सीजन आपका 1 है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन देखें पहले 3 है ऑक्सीजन, है ना, और बाहर 2 है, तो 3 2 6, तो 6 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे 6, क्लियर, ठीक है। 6 ऑक्सीजन लग गई तो 6 ऑक्सीजन, और वाटर और हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कितनी हो गई 12, है ना, यहाँ पे 12 थी, 3 2 6, 3 2 6, 6 प्लस 6 12, तो ये हाइड्रोजन 12, ओके। तो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Now second method is partial equation method. Partial equation method में हमारे पास जो equations हैं उनमें जब कोई एलिमेंट बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है तब इस मेथड को हम यूज करते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो सिंपल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज होता है, लेकिन जो दूसरा मेथड है ये कब यूज करेंगे, जब सेम एलिमेंट, ये देखें, जब सेम एलिमेंट रिपीट होता है नंबर ऑफ कंपाउंड्स में, ठीक है। तो इस मेथड को यूज किया जाता है। इस मेथड में सिंपल जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली जो इक्वेशन है that is supposed to proceed in 2 or more step, मीन जो आपकी मेन इक्वेशन है उसको 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में हम बांट देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्केलेटन इक्वेशन आपकी हर स्टेप की हमारे पास आई, उस स्केलेटन इक्वेशन के हर स्टेप को क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे, जैसे पिछले की हमने 3 एग्जांपल किए, सेम वे में क्या करेंगे, जो स्केलेटन इक्वेशंस आपने हर स्टेप की लिखी हैं, पहले तो क्लियर बात कर लें कि जो पार्शियल इक्वेशन, पार्शियल मींस बाय पार्ट, ठीक है। तो मेन इक्वेशन को हमने बाय पार्ट आपने बैलेंस करना है, तो पहले मेन इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया हमने 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में, ठीक है। फिर हर स्टेप को क्या किया, हिट एंड ट्रायल मेथड से अलग अलग बैलेंस किया, ठीक है। और उसके बाद अगर जरूरत हो तो इन पार्शियल इक्वेशंस को फिर क्या करते हैं, सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आ रहे हों वो कैंसल हो जाएं और वो फाइनल इक्वेशन में ना आए, ठीक है। तो partial equations are multiplied by suitable integers so as to cancel those intermediate products which do not occur in final equation, okay। and finally जो partial equations हैं they are added up, उनको add कर देते हैं और you will get a final balanced equation। अब देखें यहाँ ध्यान देना है आपने, ये जितना भी हम प्रोसेस कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में जो आपकी केमिकल इक्वेशंस हैं they are treated as algebraic equations, उनको हम अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह यूज कर रहे हैं, मींस हम उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अलजेब्रा में आपको पता है, ठीक है। तो दीज आर ट्रीटेड एज अलजेब्रिक इक्वेशन, मींस हम इन इक्वेशन को ऐड भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। हमारे पास एक्शन ऑफ क्लोरीन है हॉट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर, ठीक है। और उसके लिए जो स्केलेटन इक्वेशन है वो ये है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम NaClO3, सोडियम क्लोरेट, और आपका क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। ये 3 चीजें आपकी जो है प्रोडक्ट में बनती हैं और 2 चीजें रिएक्ट करती हैं,
अब इस इक्वेशन को हम पार्शियल इक्वेशन मेथड से बैलेंस करेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन को हम सपोज करते हैं कि ये रिएक्शन फॉलोइंग स्टेप्स में हो रहा है। पहला स्टेप क्या होता है, क्लोरीन देखो वाटर के साथ मिलती है तो दो प्रोडक्ट बना के देती है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक हाइपोक्लोरस एसिड। इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रोडक्ट बन रहे हैं कब, जब क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करती है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो इन दोनों एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ये दोनों एसिड हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका इन दोनों एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, सॉल्ट बनाता है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स आपके बनते हैं, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl सोडियम क्लोराइड देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl लो सोडियम जो है आपका हाइपोक्लोरेट बना के देगा, ठीक है। हाइपोक्लोरस से हाइपोक्लोरेट बनेगा ये प्लस वाटर। अब देखें सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है NaClO ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइट मैंने बताया ये कैसा है, अनस्टेबल है, ये वाला कंपाउंड। और ये अनस्टेबल है इसलिए ये हायर टेम्परेचर पर क्या करता है, इसकी सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाती है और ये टूट जाता है। सोडियम आपका हाइपोक्लोराइट टूट के क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और सोडियम क्लोरेट। ये सोडियम क्लोरेट है और ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। ध्यान रखना आपने, अगर नहीं पता लगा मैं फिर से बता रहा हूं। देखो हम रिएक्शन कर रहे हैं क्या, स्केलेटन इक्वेशन हमने ली, किस किस के बीच में रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के बीच में, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं NaCl NaClO3 और H2O बनता है, ठीक है। अब इसको पार्शियल इक्वेशन से बैलेंस करेंगे तो इस रिएक्शन में कहता है ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं। पहला स्टेप मैंने बताया, क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, दो एसिड बनाती है, हाइपोक्लोरस एसिड और एक आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl पढ़ा है आपने और ये हाइपोक्लोरस एसिड है, ठीक है। अगले स्टेप में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो इन एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा, ठीक है। सॉल्ट बनाया, एक बना सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है ये वाला, और एक बना सोडियम क्लोराइड। पता है आपको एसिड और बेस आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार के आपस में मिलने से क्या बनता है, लवण बनता है, हिंदी में पढ़ा हुआ है आपने ये, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl गिविंग यू NaCl एंड NaClO, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है ये बनता है। अब ये वाला जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल है, इसलिए इसकी सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाती है और ये टूट जाता है। क्या मिलता है आपको, एक सोडियम क्लोराइड मिलता है और दूसरा सोडियम क्लोरेट मिलता है, क्लियर। अब इन सभी इक्वेशन को अलग अलग बैलेंस कर लेंगे हम, ठीक है। इसको भी ये देखें, क्लोरीन 2 इधर भी 2 बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 2 ये भी बैलेंस है, ऑक्सीजन 1 ये भी बैलेंस है, ठीक है। इधर देखें Na1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 क्लोरीन 1 बैलेंस्ड है, ठीक है। NaOH प्लस HClO NaClO है ना, ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है। इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो देखो आपका ऑक्सीजन इधर 3 है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगाया, और अगर आपने यहाँ 3 लगाया तो क्लोरीन आपकी 3 हो गई, एक इधर है 2 इधर करनी पड़ेगी, तो 2 NaCl एंड NaClO3, इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा दोनों तरफ। अब देखें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या करना है, पार्शियल इक्वेशन 1, 2 और 3 मीन ये जो पीछे हमने तीनों इक्वेशन पढ़ी 1, 2 और 3, इन तीनों को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उनको आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। तीनों को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे,
तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी 3Cl2 प्लस 6NaOH प्लस 5NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3H2O। ओके, ये आप कर लेंगे शायद। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3Cl2 3H2O 3HCl 3HCl हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको भी 3 से 3NaOH 3HCl 3NaCl 3H2O। ठीक है, और जो चीज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कॉमन आएगी उसको कैंसिल कर देना है। ओके, और फाइनल इक्वेशन आपको जो है वो ये मिल जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेप करके यू विल गेट फाइनल इक्वेशन। एक और इक्वेशन लेते हैं। इस स्केलेटन इक्वेशन को देखें। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। पोटेशियम सल्फेट बन रहा है, मैंगनीज सल्फेट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और वाटर बन रहा है। ठीक है, तो ये आपकी स्केलेटन इक्वेशन है और इसको हमने बैलेंस करना है किस मेथड से? पार्शियल इक्वेशन मेथड से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? ऑक्सैलिक एसिड की ऑक्सीडेशन पोटेशियम परमैंगनेट से होती है। पहले स्टेप में ये देखेंगे। क्यों? क्योंकि KMnO4 जो है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मींस ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ध्यान रखना भी आपने, बाकी डिटेल में हम 8th यूनिट में पढ़ेंगे इन चीजों को, पर अभी आप याद रखें कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन सप्लाई करे या कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सप्लाई करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, और इसके अपोजिट जो सब्सटेंस हाइड्रोजन सप्लाई करे या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सप्लाई करे वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो अभी इतना याद रखें आप, बाकी आगे हम करेंगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है K2SO4 MnSO4 एंड H2O प्लस ऑक्सीजन, ये आपको बना के देता है। ठीक है, अब इसको आपने बैलेंस करना है। बैलेंस करेंगे तो देखो क्या है, यहाँ पोटेशियम 2 आए तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब आपका सल्फर, सल्फर यहां देखें कितनी है? 1 2। ठीक है, और उस तरफ 1। ठीक है, और ऑक्सीजन देख लो पहले। ऑक्सीजन यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड से ही करना है इसको भी। मैंगनीज देखिए, मैंगनीज इधर 1 है और इधर आपका 1 है, तो यहां अगर आपने 2 कर दिया तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2KMnO4 2MnSO4। ठीक है, मैंगनीज बैलेंस हो गया। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपकी 4 इधर है, 4 इधर है, 8। ठीक है, और इस तरफ देखें 4 और 8 12 12 और एक 13 और एक 14। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये देखो सल्फर को बैलेंस करेंगे हम तो 2 सल्फर हो गई यहाँ पे, तीसरी हो गई यहाँ पे, तो इस सल्फर को बैलेंस करने के लिए यहाँ लगाना पड़ा 3। ठीक है, ये हो गया 3। समझ तो आ रहा है ना? तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया? 8 और 12 20 ऑक्सीजन हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे हो गई। राइट हैंड साइड पे देखें 4 8 12 और 3 15। ठीक है, 15 आपके पास क्या है? ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे 5 और ऐड हो गई, तो 15 और 5 कितनी हो गई? 20। ठीक है, ये आ गई आपकी फर्स्ट बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखें दूसरा, ऑक्सैलिक एसिड जो है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। ठीक है, इसके लिए ये इक्वेशन बैलेंस्ड ही ऑलरेडी, तो 2 आपने कार्बन करनी है और बाकी इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, फाइनली दोनों इक्वेशन को क्या करना है? नेसेंट ऑक्सीजन जो बनी है ये वाली देखो, यहाँ 5 बनी, यहाँ यूज 1 हुई, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 5। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे।
ठीक है, और ऐड करने पर यू विल गेट दिस इक्वेशन। ओके, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए दे रखी हैं, तो आप इन पे ट्राई कर सकते हैं। सिंपल हीट एंड ट्रायल मेथड आप यूज करें और उसी के बेस पे ये आपकी बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, 5 इक्वेशन है, तो इनको आप बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिर टॉपिक स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म हम यूज कर रहे हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या है? देखिए, जब भी किसी रिएक्शन को हम करवाते हैं तो उसमें रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स हैं, मीन जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और फाइनल आपका राइट हैंड साइड पे जो हम लिख रहे हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। उनके बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, क्वांटिटी वाइज जो रिलेशनशिप है डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में, किस टर्म में? इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इसी आपके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, और जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये देखें, ये है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इनका आपस में रिलेशनशिप क्वांटिटी वाइज। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हम यूज कर रहे हैं, these are known as stoichiometric coefficient। इनको क्या बोला जाता है? stoichiometric coefficient बोला जाता है। ठीक है, the coefficient of balanced chemical equation they are called stoichiometric coefficient। ओके, तो ये मैंने एक इक्वेशन ली है, सिंपल इक्वेशन है। कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल का रिएक्शन है HCl के साथ। ठीक है, चूना ले लें आप चाहे मार्बल ले लें, एक ही बात है। कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ओके, इसमें हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बैलेंस कर लेंगे। पहले इसको बैलेंस किया, कैल्शियम एक कैल्शियम एक, ठीक है, कार्बन एक कार्बन एक, ऑक्सीजन 3, इधर 3 है और इधर हमारे पास 2 और 1 3 है। ठीक है, अब आ जाओ क्लोरीन, क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है सिर्फ 2 करना है, तो ये आ गया। अब देखो, ये इक्वेशन हमें बहुत सारा मैसेज कन्वे कर रही है। क्या कर रही है ये बता रही है मुझे कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, 1 मोल वाटर बनेगा और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, अब इनके हम मॉलिक्यूलर मासेस रख देते हैं सबके। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, मोल कॉन्सेप्ट यहां लगा है, तो 1 मोल कितने के बराबर है कैल्शियम कार्बोनेट का? 100 ग्राम के बराबर। कैसे निकला? कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है तो 48, 48 प्लस 12, ओके, 48 प्लस 12 कितना हो गया? 60, 60 और कैल्शियम का 40, तो टोटल हो गया 100। सिमिलरली HCl का, हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 35.5 है, तो इन 2 मोल का मास कितना हो गया? 73 ग्राम। कैल्शियम क्लोराइड का 111 ग्राम, वाटर का निकाला है हमने पहले 18 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। तो ये मास की टर्म में रिलेशन आ गया इनका आपस में। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसी भी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, जिसको हम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, वो कितना होता है? 22.4 लीटर एट STP। तो देखो, ये वॉल्यूम की टर्म में भी हमें जानकारी मिल रही है। ओके, तो एक केमिकल इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं तो वो क्या बताती है? बैलेंस्ड फॉर्म में वो इक्वेशन हमें क्या बता रही है? उस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के बारे में बता रही है, मींस उन डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में बता रही होती है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन किसी भी केमिकल इक्वेशन से हमें जो मिलती है वो कहाँ हेल्प करती है? तो इससे हम मास रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, वॉल्यूम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर
इन ग्राम प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, 16 ग्राम मीथेन जब जलती है तो कितना अमाउंट वाटर का बनता है, ये आपकी प्रॉब्लम है, सिंपल। ठीक है, तो देखिए मीथेन का जो कंबस्शन का फॉर्मूला है, मीन जो कंबस्शन की इक्वेशन है वो ये आपके सामने है। मीथेन इज CH4, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न होती है, जलती है, कार्बन डाइऑक्साइड देती है, वाटर देती है। ठीक है, अब इस केमिकल इक्वेशन को अगर आप देखें तो क्या बोल रही है ये कि 1 मोल मीथेन का 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर के दे रहा है। ठीक है, बैलेंस कर लिया हमने इसको। ओके, तो इसका मतलब 1 मोल मीथेन से कितना वाटर बन रहा है बेटा, 2 मोल। ठीक है, अब 1 मोल जो मीथेन है उसका मास निकालेंगे, 12 और 4 कितना हो गया, 16, तो ग्राम में बदल दिया हमने। 16 ग्राम की मीथेन क्या कर रही है, 36 ग्राम पानी हमें दे रही है। तो क्वेश्चन आपका यही था, सिंपल। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ मीथेन ऑन कंबस्शन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ वाटर, बट 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 16 ग्राम and 1 mole of water is equal to 18 ग्राम। ठीक है, so 2 mole of water कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। is it clear? तो hence 16 ग्राम of methane on complete combustion will produce 36 ग्राम of water। ठीक है, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। How many moles of methane are required to produce 22 ग्राम of carbon dioxide? ठीक है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी आपकी मोल मीथेन की चाहिए, ताकि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिले, 22 ग्राम मिले। ठीक है, इसमें भी सेम वही इक्वेशन लगेगी। ओके, 1 मोल मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिल रही है, 1 मोल। ओके, इसका मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, 44 ग्राम। ओके, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए मीथेन कितनी लग रही है बेटा, 1 मोल लग रहा है पता। ये देखें, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं हम कितने मोल मीथेन से, 1 मोल मीथेन से। ठीक है, तो 22 ग्राम के लिए कितनी लगेगी, तो 22 ग्राम के लिए 1/44 मल्टीप्लाइड बाय 22 मीन्स 0.5 मोल या हाफ मोल हम कह सकते हैं, इतनी मीथेन की जरूरत पड़ेगी। ओके, लास्ट जो टॉपिक है दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड रिएजेंट। और इसमें आपको मैं बता दूं कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो जो उसकी स्टोइकियोमेट्री है उस स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से रिएक्टेंट ऐड नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब कुछ रिएक्टेंट्स हमारे कम होते हैं, कुछ रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं। अब जो प्रोडक्ट बनता है वो जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका उस रिएक्टेंट के ऊपर जिसका अमाउंट सबसे कम होता है। ठीक है, तो उसी रिएक्टेंट को जिसके अमाउंट के ऊपर प्रोडक्ट का अमाउंट डिपेंड करे उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसने देखो लिमिट लगा दी, रिएक्शन को रोक दिया, है ना, उससे आगे नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि वो रिएक्टेंट खत्म हो गया, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, तो द रिएक्टेंट which react completely in the reaction that is known as a limiting reactant or limiting reagent। तो दूसरा जो एक्सेस में होगा, ज्यादा मात्रा में होगा, the reactant which is not consumed completely in the reaction that is known as a excess reactant। तो ये दो डेफिनेशन आपने याद रखनी है, लिमिटिंग रिएक्टेंट की और एक्सेस रिएक्टेंट की। ठीक है, तो विद दिस आपका ये टॉपिक कंप्लीट है, चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इन केस जो भी लेक्चर्स मैंने दिए हैं उनमें कोई डाउट हो, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके डाउट रिमूवल जरूर करूंगा। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।